सो वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बर्नौलिस और लीनियर में क्या कनेक्शन है? तो अगर लीनियर को आप मान लो 4G है, तो हम जो बर्नौलिस पढ़ने वाले हैं वो है 5G, मतलब एक लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, बट डेफिनेटली कनेक्शन ज़रूर है दोनों में। Bernoullis is actually an advanced version of linear differential equation। हम क्या करने वाले हैं, बस उसी को रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जो हमें ऑलरेडी आता है उस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, डोंट नो नीड टू वरी। 5G नाम से डरना नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है बहुत इजी। एंड वैसे तो आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे बर्नौलिस के ऊपर में, पर इस वीडियो में आपको क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है वो ये है, बिकॉज आप लोगों को, जो मेरे हमेशा की सब्सक्राइबर्स हैं, उनको तो पता ही है कि आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो मैं पेपर वैल्यूएशन करती हूँ यूनिवर्सिटी के, एंड मुझे वो इनसाइट्स पता है, वो गलतियाँ पता है जो आपके सीनियर्स ने की हुई है और वो आपको नहीं करनी है। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ध्यान से देखना, ताकि आप लोग फुल मार्क्स स्कोर कर सको। आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन कई कई बारीक माइनर मिस्टेक्स कर देते हो आप लोग, जिसके कारण आपके कुछ मार्क्स कट जाते हैं। वो आपको कैसे अवॉइड करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो होता है इस तरीके का, एज यू कैन सी ओवर हियर, dy by dx plus py equal to q into y raised to n। अब इसके पहले हमने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था, उसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है आपको? एज यू कैन सी दिस इज एन एक्स्ट्रा टर्म ओवर हियर। ये एक एक्स्ट्रा टर्म दिख रही है हमें y raised to n की। बाकी तो सब कुछ सेम दिख रहा है, dy by dx plus py equal to q। ये होता था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर y raised to n की एक टर्म एक्स्ट्रा है। तो इस टाइप की अगर टर्म आपको दिखती है, दैट मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो एनालाइज करना जरूरी है कि ये कौन सा टाइप है। एक बार समझ में आ गया ये बर्नौलिस है, तो उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे कैसे हो सकता है। इट कैन बी ऑफ द टाइप dy by dx plus 3y equal to q can be anything, suppose x raised to 5, y raised to n मतलब y raised to कुछ भी हो सकता है, y raised to 6 हो सकता है, yes, something of this type। तो इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिख रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज अ बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या फर्क दिख रहा है? हमें पता है कि p और q जो होते हैं हमारे, इट शुड बी फंक्शंस ऑफ x एंड y। अभी तक हमने देखा था, या तो x नॉट y, इट शुड बी फंक्शन ऑफ x अलोन, या तो फिर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ गड़बड़ क्या है, यहाँ जब आप Q देख रहे हो तो Q में x और y दोनों दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर Q इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x अलोन। इससे आपको समझ में आता है, बिकॉज ऑफ दिस y टर्म इज ऑन राइट हैंड साइड। इसके पहले हमने जितने एग्जांपल्स किए हैं, राइट हैंड साइड में y की टर्म नहीं आती है कभी भी, हमेशा x की टर्म होगी या कांस्टेंट होगा। तो इससे समझ में आता है कि दिस इज अ बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब समझ में आ गया बर्नौलिस है, तो अब देखते हैं उसको सॉल्व कैसे करना है। वर्किंग रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग रूल इज वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपको टर्म दिख रही है, जो भी y की टर्म दिख रही है, उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है, इससे डिवाइड कर दोगे तो ये टर्म यहाँ से हट जाएगी, यहाँ से हटेगी तो कहीं ना कहीं तो आएगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। सपोज मैंने इसको डिवाइड किया, तो ये यहाँ पे y by 6 y raised to 6 से हमने डिवाइड कर दिया, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा आने के बाद में स्टेप 2 पे हम आते हैं। स्टेप 2 पे हमें क्या करना है, ये हो गया स्टेप 1, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में स्टेप 2 में हम करेंगे कि पुट y raised to 1 माइनस एन इक्वल टू जेड। अब ये देखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ। आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है आपकी, यहाँ जो भी y की वैल्यू मिलेगी आपको, उसको z पुट कर देना है, बस सिंपल। जो भी आपको यहाँ पर y वाली टर्म मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन वाई रेज टू 5, ये कैंसिल करने के बाद में आपको मिल जाएगा, है ना, y अपॉन वाई रेज टू 6 है, तो 1 अपॉन वाई रेज टू 5 मिलेगा। तो जो भी मिल रहा है y की टर्म, उसको z पुट कर देना है, बस। ये 2 स्टेप करेंगे। उसके बाद एक और स्टेप है जिसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा जो अभी बर्नौलिस इक्वेशन था वो बन जाएगा नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अभी तक हम कर रहे थे। इसके पहले जो हमने किया है, बिल्कुल वो फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, एंड उसको सॉल्व करना तो हमें आता है। मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ तो आसानी से आपको समझ में आएगा। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ठीक है,
क्वेश्चन आ गया इस तरीके से एग्जाम में, सॉल्व दिस दिस दिस। अब जैसे ही आपने इसको देखा तो आपको राइट हैंड साइड में समथिंग सम टर्म ऑफ y दिख गई। जैसे ये टर्म दिख गई तो आपको समझ में आ गया दिस इज बर्नौलिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। एंड जैसे ही बर्नौलिस पता चलता है तो हम इमीडिएटली क्या करेंगे, ये जो टर्म है उससे डिवाइड कर देंगे। सो गिवन इक्वेशन सबसे पहली स्टेप क्या होती है, हमेशा आपको पता है, यू शुड राइट दिस गिवन इक्वेशन इज, ये इक्वेशन लिखोगे, उसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड बाय जो एक्स्ट्रा की टर्म दिख रही है हमें y रेज़ टू n की या y रेज़ टू 2 है यहाँ पर, उसे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड बाय y स्क्वायर, डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx माइनस x। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि x और y की टर्म को अलग अलग लिखना है, एक के नीचे एक नहीं लिखोगे आप, x को की टर्म को अलग से, y की टर्म को अलग से। तो यहाँ पर y है एंड अपॉन हमने डिवाइड किया y स्क्वायर से, एंड यहाँ बचा सिर्फ x क्यूब, राइट। अब क्या करना है, इसको मैं रिड्यूस करके लिख सकती हूँ 1 बाय y, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो 1 बाय y है जैसे मैंने बताया है उसको आपको पुट करना है z, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, इसकी साइन के साथ करना है। मतलब अगर यहाँ पर प्लस होता है, देखो यहाँ पे मैंने वर्किंग रूल में क्या लिखा हुआ है, ये देखो y रेज़ टू 1 माइनस n, ये वाली जो टर्म यहाँ पर आएगी उसको आपको z पुट करना है, लेकिन कब, जब यहाँ प्लस साइन हो तब। तो अगर माइनस साइन है तो माइनस के साथ आप सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, वी विल पुट माइनस 1 बाय y। आई होप समझ में आ रहा है माइनस 1 बाय y कहाँ से आया, ये जो y की टर्म है मैं इसको यहाँ पे प्रॉपरली लिख देती हूँ। कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मिलेगा हमें 1 बाय y, ठीक है। तो अब ये माइनस के साथ में हम इसका सब्स्टिट्यूशन लेंगे, माइनस 1 बाय y विल बी इक्वल टू z। जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन पुट किया, वर्किंग रूल में मैंने आपको बताया है, इसके साथ में आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो दिस विल इम्प्लाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाय y का डेरिवेटिव होता है 1 बाय y स्क्वायर, राइट, इनटू dy बाय dx, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एंड दिस इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ डिफरेंशिएट किया है तो दोनों साइड करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा dz बाय dx, राइट। अब ये आ गई वैल्यू हमारे पास में 1 बाय y स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू dz बाय dx। एंड जब आप देखोगे तो ये वैल्यू इज नथिंग बट दिस योर फर्स्ट टर्म, एंड ये हमेशा ही होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, पर जब भी आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ वाली टर्म मिल जाएगी। तो बस अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, इसकी जगह ये पुट कर देंगे dz बाय dx एंड माइनस 1 बाय y की जगह z पुट कर देंगे। तो देखो क्या मिलता है हमें, इफ आई यूज दिस सब्स्टिट्यूशन देयरफॉर इक्वेशन 2 इंप्लाइज क्या बन जाएगा, dz बाय dx, ठीक है, माइनस चला गया इसके अंदर में, बचा था यहाँ पर प्लस x एंड माइनस 1 बाई y की जगह आप पुट करोगे z इज इक्वल टू x क्यूब। अब ये क्या दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z, इजंट इट। जो हमारा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, जो y में होता था, उसका फॉर्मूला क्या था, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। इसको हम बोलते हैं दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। अब वही चीज हमें मिली हुई है, सिर्फ y की जगह पर z है, तो दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE इन z। तो अब जो चीजें हम यहाँ पर y के लिए करते थे, एग्जैक्टली सेम चीज हम z के लिए करेंगे, राइट। सो लेट अस मूव ऑन टू दैट पर्टिकुलर एग्जांपल। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे देन सॉल्यूशन निकालेंगे, बिल्कुल वही तरीके से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं इस एग्जांपल को, इस इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं इसको। तो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही मिलता है तो हम क्या करते हैं, वी फाइंड आउट p एंड q। p क्या होता है, मैंने तब बताया था कि y को छोड़ के जो भी टर्म होती है वो p होती है, तो यहाँ पर y के बदले में हमारे पास में z है, तो z को छोड़ के जो भी टर्म है दैट इज आवर p, एंड जो भी राइट हैंड साइड होता है वो होता है हमारा q। तो वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ p एंड q, हम इमीडिएटली निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to integration p dx, that is
हियर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स मतलब ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिलता है, आपका काम क्या है, यू हैव टू राइट दिस इन अ बॉक्स। तो ये बारीक बारीक चीजें हैं जो आपको मार्क्स कटने से बचाएंगी, ठीक है। तो आपने इसको बॉक्स में लिख लिया, हाईलाइट करके लिख दिया, तो वैल्यूअर का काम आसान हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको दिख गया, आपने करेक्ट निकाला हुआ है। यहाँ तक के जो मार्क्स है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वंस वी गेट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब वो बात बताती हूँ जो आपके सीनियर्स गलती करते हैं। हर एक बैच में अच्छे से अच्छा स्टूडेंट ये गलती करता है। क्या गलती करते हैं, देखो हमारे पास, हमें क्या होता है ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है कि सोल्यूशन इज गिवन बाय y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c। yes or no? आपको भी हैबिट हो चुकी है अभी तक, बिल्कुल हम रट चुके हैं ये फॉर्मूला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e raised to power integration p dx और सोल्यूशन ये होता है, राइट। तो बिल्कुल यही होता है सबके साथ। हम क्या करते हैं हड़बड़ी में y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख देते हैं। क्या गलती की यहाँ पर, हमारे इक्वेशन में y तो है ही नहीं, हम कौन से इक्वेशन से डील कर रहे हैं, दिस इज आवर इक्वेशन। यहाँ तो कहीं पर भी y नहीं है, तो ये क्या आना चाहिए, वी आर डीलिंग विद z नाउ। तो अब आना चाहिए आपका यहाँ पर z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इसको अच्छे से स्टार मार्क करो, यहाँ पर आप लोग गलती करने वाले हो, मैं बता रही हूँ। तो ध्यान देना, ये गलती आपको नहीं करनी है, ये नॉर्मली बच्चे करते ही है। सो दिस इज z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाकी तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, बिकॉज जहाँ पर x है वो तो x ही है, x वेरिएबल चेंज नहीं हुआ है हमारा। सो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेते हैं। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू पावर x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q क्या है हमारे पास में, x क्यूब इंटू e रेज टू पावर x स्क्वायर बाई 2 dx प्लस c, ठीक है। तो अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना तो आसान है, जैसे आपने 11th-12th में बहुत प्रैक्टिस की है। जब इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व नहीं होता है तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो होता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एज यू कैन सी एक्स स्क्वायर बाई 2 की टर्म है और या एक्स क्यूब की टर्म है, तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व। इसको मैंने अलग से एक नाम दिया है आई देकर मैंने ये इंटीग्रेशन को अलग से सॉल्व किया है एंड देन उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट की है। एज यू कैन सी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू टी। ये पुट करने से क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी मिल जाएगी, है ना। तो ये एक्स क्यूब को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स, ताकि एक्स डी एक्स को मिलाकर बन जाएगा डी टी एंड एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 2t। तो दिस इज हाउ वी हैव डन द सब्स्टिट्यूशन। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया है, कि मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज ये आप लोगों को आता है। इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू वापस जब आ जाएगी इंटीग्रेशन की यहाँ पुट करने के बाद, अब आती है गलती नंबर 2 जो बच्चे करते हैं। देखो ये सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। बच्चे लिख देते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। है क्या, नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक्स एंड वाई था, राइट। हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना तो वहाँ टी था ना तो वहाँ जेड था, इसको हमने हमारे मतलब के लिए यूज किया था, है ना। तो अब हमें जब किसी से कोई चीज लेते हैं तो उधार लेते हैं तो वापस तो करना पड़ेगा ना, है ना। तो हम अच्छे बच्चे हैं, हम इसको उधार ही वापस करेंगे। एंड जो क्वेश्चन में पूछा गया था मतलब x और y टर्म्स, बिल्कुल आंसर भी x और y में ही होना चाहिए, उसके अलावा बस कांस्टेंट होना चाहिए, कोई दूसरा नया वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो वी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, z की जगह आ जाएगा -1/y z की वैल्यू, एंड ये तो ठीक है, x t की जगह पे आप पुट कर दोगे x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में यू विल गेट दिस आंसर एंड एज यू कैन सी यहाँ पर सिर्फ x और y एंड कांस्टेंट दिख रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो दिस इज योर प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो दो गलतियां मैंने बताई है, मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। सबसे पहली बात, जब सोल्यूशन लिखते हैं तो हमें हैबिट होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखने की, तो यहाँ गलती करते हैं। एंड नेक्स्ट गलती ये करते हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन आप कर लेते हो उसके बाद में z की जगह वापस वैल्यू पुट करनी है जो हमने यूज की थी, दैट इज जो भी आपने सब्स्टिट्यूशन उस पर्टिकुलर एग्जांपल में यूज किया होगा वो आपको वापस पुट करना है। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आपका आधा मार्क भी कोई नहीं काट सकता, ठीक है।
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।